सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, चलो रीट पात्रता परीक्षा की जो क्लासेज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो अपना जो यूनिट चल रही थी वो चल रही थी सजीव, जिसमें अपन डिस्कशन कर रहे थे पादपों में पोषण, जिसका पार्ट फर्स्ट अपना कल कंप्लीट हो चुका था। आज ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है भाई। और आज इसको अपन कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, फ्री करने की, इस टॉपिक को कंप्लीट करने का। तो एक तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अपनी सारी क्लासेज कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सभी क्लासेज की पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना भाई, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नाम क्या है टेलीग्राम चैनल का? तो जो अपना चैनल का नाम है ना, यूट्यूब चैनल का, वही अपना टेलीग्राम चैनल है ना, वैसे ही नाम है मतलब। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना गुरु अकेडमी 8116 जैसे आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अपना ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर आपको डेली क्लासेज की पीडीएफ, डेली का मतलब जैसे जो भी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसकी पीडीएफ यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी। बाय द वे, यदि किसी टॉपिक की पीडीएफ सेंड ना हो, आपको ना मिले, तो आप लोग उस टॉपिक के वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा अपलोड की है, नहीं की है, नहीं की है तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये बताने का काम आप लोगों का है। और जल्दी अपन क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं। रेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अधीनस्थ बोर्ड ने, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और अपना टॉपिक, हाँ जी, लास्ट में अपन ने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था? क्लोरोप्लास्ट की संरचना, ये अपन ने डिस्कशन कर ली थी भाई, ठीक है। देखो पिछले वीडियो में अपन डिस्कशन कर रहे थे कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसका 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। सेकंड काम क्या होता है कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है जिसका अवशोषण किया है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा और जल अणुओं को तोड़ा जाएगा उसमें हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तीसरा स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो जो पहला स्टेप है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करेगा? कौन करेगा भाई? क्लोरोफिल करेगा, ठीक है। अभी क्लोरोफिल क्या होता है? वर्णक होते हैं। और ये क्लोरोफिल किसके अंदर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? कोशिकांग है, ठीक है। अब देखो, क्या क्लोरोफिल के अलावा भी कोई और वर्णक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो कौन कौन से वर्णक होते हैं उन सभी की अपन बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णक यानी पिगमेंट, ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पिगमेंट होता है प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाला क्लोरोफिल, जिसे हम पर्णहरित भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। मेन जो पिगमेंट होता है वो यही होता है। अब तक 8 प्रकार के क्लोरोफिल खोजे जा चुके हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, CHL का मतलब है क्लोरोफिल ना, शॉर्ट में लिखा है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी और क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है। इनमें से मैं 2 सूत्र भी आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए का सूत्र है C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल बी का सूत्र है C55H70O6N4Mg, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, 1 ऑक्सीजन बढ़ा दिया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। आगे देखो, ये हो गया आपका पहला कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। सेकंड होता है आपका वर्णक कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। ये वर्णक सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं। ध्यान रखना, ये सहायक वर्णक होते हैं, मुख्य वर्णक नहीं होते हैं। इस वर्णक की खोज एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वेकेनरोडर, इसने गाजर में की थी, ठीक है। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, गाजर में कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, पता है ना आपको, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कल पढ़ाए थे मैंने आपको। अब ये कैरोटीनॉइड्स ने 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो होता है ना, ये लाल कलर का होता है और ज़ैंथोफिल पीले कलर का होता है।
इसके निर्माण में कार्बन और हाइड्रोजन भाग लेते हैं, जबकि इसके निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों भाग लेते हैं। इसका सूत्र है C40H56, इसका सूत्र है C40H56O2। भाई यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं C40H56, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन C40H56, साथ में ऑक्सीजन, तो O2 इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, O2 भी लग जाएगा इसके अंदर। अगला है फाइकोबिलिन्स। अब देखो फाइकोबिलिन्स एक ऐसा पिगमेंट है जो केवल ना शैवालों में, एल्गी में होता है। ठीक है, प्लांट्स में नहीं होता है ये, तो ये केवल शैवालों में ही पाए जाते हैं तथा सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं। ये भी सहायक वर्णक होंगे, ये भी दो प्रकार के, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। मैंने कल ही आपको बताया था बायोलॉजी के अंदर जो कलर होते हैं ना, इनका विशेष नाम होता है। जैसे लाल रंग, तो लाल रंग के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वो लेते हैं इरिथ्रो। कौन सा शब्द काम में लेते हैं? इरिथ्रो। यदि आपका नीला कलर है, ये बोल सकते हैं नीला हरा, तो इसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं साइनो। यदि सफेद कलर है तो इसके लिए हम शब्द लेते हैं ल्यूको। क्या लेते हैं? ल्यूको। ठीक है, ये कुछ टर्म होते हैं। जैसे आपने सुना है WBC ना व्हाइट कलर की होती है, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। साइट का मतलब कोशिका है, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिका या सफेद रक्त कोशिका, तो साइट का मतलब कोशिका, और ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, यानी सफेद कोशिका है। RBC नाम सुना आपने, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट। साइट का मतलब कोशिका हो गया और इरिथ्रो का मतलब लाल हो गया। जैसे आपने सुना है साइनोबैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन नीला हरा, और नीला हरा के लिए क्या लेते हैं? साइनो, तो इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये कलर जो होते हैं ना, इनको विशेष नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इरिथ्रिन, क्या इरिथ्रो शब्द आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है। तो ये लाल रंग का होता है भाई, ये पिगमेंट कौन से कलर का? लाल रंग का। यहाँ पर देखो साइनिन, साइनो शब्द आ रहा है, साइनो किसके लिए? नीले कलर के लिए, तो ये नीले रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का है तो लाल शैवाल में पाया जाएगा, क्योंकि ये केवल किस में होता है? शैवालों में, तो लाल शैवाल में पाया जाएगा। लाल शैवाल को किस वर्ग में रखते हैं? रोडोफाइट्स में, रोडो रेड। ठीक है, और ये किस में पाया जाएगा? नील हरी शैवाल में होगा, यानी साइनोफाइसी। साइनो का मतलब नीला हरा। नील हरी शैवाल कौन से वर्ग में आती है? साइनोफाइसी वर्ग में आती है। क्लियर है? तो पिगमेंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्या है क्लोरोप्लास्ट? कोशिकांग है। तो अपने क्या है, मतलब कोशिकांग बोले या लवक है ना, प्लास्टिड, तो तीनों प्लास्टिड आपने पढ़ लिए। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है, तो जो भी पिगमेंट काम में आते हैं वो सारे पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखो वैसे मैं मोटा मोटी बताऊं सिंपल सी भाषा में कि जो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है भाई, CO2 होता है, जल होता है, और सनलाइट सूर्य का प्रकाश होता है, और क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ये होता है ना। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस, यही होता है नॉर्मल भाषा में। यदि मैं इसकी प्रोसेस की बात करूं, देखो CO2 कहाँ से मिल जाएगी? वायुमंडल से मिल जाएगी। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वो उनका अवशोषण कर लेंगे। जल कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में है, जड़ें अवशोषण कर लेगी। सनलाइट सूर्य से मिल जाएगी। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ही। ठीक है, जो पेड़ पौधे क्या है कि पेड़ पौधों की पत्ती में जो रंध्र उपस्थित होते हैं वो CO2 का अवशोषण कर लेंगे, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का, और जड़ें जल का अवशोषण कर लेगी, और ये सभी अभिक्रिया करके क्या बना लेगी? कार्बोहाइड्रेट बना लेगी, यानी भोजन बना लेगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है समझने के लिए। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने बोला है ना, इसके पीछे काफ़ी सारी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सुनो भाई, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है ना, इसके मुख्यतः दो चरण होते हैं। सबसे पहला होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, और सेकंड होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। जैसा कि नाम है कि यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। और ग्रेना के अंदर भी कहाँ पर होगी भाई? ग्रेना है
कि जो हमारे लेमिली होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मैंने कल बताया था क्लोरोप्लास्ट की अंतः कला है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये जो अंतः कला है ये अंदर की ओर अंतर्वलित होती है, नलिका रूपी संरचना बनाती है जिसे पटलिका लेमिली कहते हैं। इस पर सिक्कों के ढेर के समान नलियां होती है जिन्हें ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। और एक नली को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड में छोटी छोटी बूंद जैसी संरचना होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। और इन्हीं क्वांटासोम के अंदर 230 से 240 क्या होते हैं भाई, क्लोरोफिल होते हैं। क्लियर है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेना भाग में संपन्न हो सकती है, या यूं भी कह सकते हैं कि जो ग्रेना के अंदर जो थाइलेकोइड की झिल्ली है उस पर संपन्न होता है। बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जरूरी है प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए, क्योंकि यही क्या करेंगे, प्रकाश का अवशोषण करेंगे। भाई प्रकाशिक अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता है, प्रकाश की। प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर है, थाइलेकोइड के अंदर। थाइलेकोइड किसके अंदर है, थाइलेकोइड किसका भाग है, किसका भाग है, ग्रेना का भाग है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, अथवा यूं कह सकते हैं कि ग्रेना में स्थित थाइलेकोइड की झिल्ली में होती है। बात एक ही है। दूसरी बात, इसके कुछ और नाम भी होते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के। इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। याद रखने का सिंपल तरीका है, हिल यानी कहते हैं चोटी। और जब चोटी पर जाओ ना तो उजाले उजाले में चले जाओ, है ना, प्रकाश नहीं, बाद में अंधेरा हो जाएगा, पता नहीं कहाँ गिर जाए। तो प्रकाश से आप लोग रिलेट कर लेना, प्रकाशिक अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया। क्लियर। दूसरी बात देखो, इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। अब कैसे बदला जाएगा, तो जिसमें निम्नलिखित मुख्य अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में केवल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा, लेकिन जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी तो कुछ अभिक्रियाएं होंगी। कौन कौन सी अभिक्रिया होंगी वो आप लोग देखते जाओ। केवल अपन नाम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में फुल डिटेल नहीं जानेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल आप लोग पढ़ेंगे ना तो फिर आप लोग फर्स्ट ग्रेड लेवल का चले जाएंगे, सेकंड ग्रेड लेवल का, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्यों की प्रकाश का क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषण किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा भाई, प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश का अवशोषण होगा। वो कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। अब देखो, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है ना, ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य हो सकता है, मतलब कम लाइट हो सकती है, ज़्यादा लाइट हो सकती है, बीच मध्यम वाली लाइट भी हो सकती है। और लाइट का मतलब उनके बीच क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। तो जो क्लोरोफिल होता है ना, एक फिक्स तरंग दैर्ध्य, मतलब एक क्राइटेरिया होता है, वो वाली प्रकाश किरणों का ज्यादा अवशोषण करता है। तो कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश का क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण होगा। कौन कौन से मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लोरोफिल मुख्य रूप से 400 nm से 700 nm, nm का मतलब है नैनोमीटर, ठीक है, 400 nm से 700 nm के बीच की तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश का अवशोषण करता है। इसमें सबसे ज्यादा अवशोषण नीले और लाल रंग के प्रकाश का होता है, यानी नीला रंग का प्रकाश और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा, कहने का मतलब। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, नीचे लिखा भी है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है, सबसे अच्छी होती है, और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, पत्तियां, ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो हरे रंग के प्रकाश का क्या करेगी, अवशोषण नहीं करती है। देखो कलर 7 होते हैं, 7 में से हरा रंग को छोड़कर सभी का अवशोषण कर लेगी। किसको छोड़ करके, हरा रंग को छोड़ करके। और हरे रंग को वापस क्या करेगी, परावर्तित करेगी, हमारी आंखों तक पहुंचाएगी। तभी तो हमें पत्ते का रंग कैसे दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। नहीं करता है, बल्कि उसे परावर्तित कर देती है, तो वापस भेज देती है, जिसकी वजह से ही पत्तियां हमें हरी दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखो, पहला स्टेप हो गया, नॉर्मल सी बात है, एक निश्चित वेवलेंथ, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश का अवशोषण होगा, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। अब सेकंड काम क्या होगा, जैसे ही क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करेगा वो एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, है ना, उत्तेजन आ जाएगा उसके अंदर। तीसरा काम क्या होगा, और फिर क्या होगा, जैसे उत्तेजन होगा जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। अपघटन का मतलब टूटना, और किससे टूट रहा है, सूर्य के प्रकाश से, तो प्रकाशिक अपघटन हो गया, ठीक है, यानी जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा।
आगे क्या होगा, अब ऑक्सीजन निकलेगा, जब जल टूटेगा तब क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। इसके बाद में क्या होगा, लास्ट में जो रासायनिक ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा, उस ऊर्जा को किस किस के रूप में, यानी किस किस रूप में निर्माण होगा ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, एटीपी व NADPH। ठीक है भाई, कल मैंने आपको बताया था एटीपी और NADPH का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। एटीपी और NADPH के रूप में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब सेकंड काम क्या होगा, अब होगी अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला है। रासायनिक ऊर्जा कौन कौन से, एटीपी और NADPH। अब ये जो ऊर्जा बनी है इसका उपयोग क्या किया जाएगा, भोजन बनाने में किया जाएगा, और यह चरण कहलाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। पहली बात तो यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। देखो, ग्रेना की जगह ना थाइलेकोइड भी आ सकता है और क्वांटासोम भी आ सकता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्वांटासोम थाइलेकोइड के अंदर होता है, थाइलेकोइड ग्रेना का भाग होता है। ठीक है, आगे देखो, इसके कुछ और नाम भी होते हैं। इसे अप्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया, जैसे प्रकाशहीन अभिक्रिया, जैसे जैव रासायनिक अभिक्रिया, ये इसको ब्लैक मैन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर, साफ साफ लिखा है कि इस अभिक्रिया में, प्रकाशिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा बनी थी उसका उपयोग भोज्य पदार्थों के निर्माण में होता है। मतलब CO2 से कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, होता क्या है प्रकाश संश्लेषण में, CO2 से कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, वही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा ना, इसके लिए 3 चक्कर होते हैं। जैसे अभी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली थी तो 5 स्टेप लिखी थी ना आपने, अरे नहीं लिखी थी क्या अभी, कि सबसे पहले तो क्या करेगा, एक निश्चित रंग दे देगा, एक अवशोषण होगा, फिर उत्तेजन होगा, ठीक है, फिर जल टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, एटीपी NADPH बनेगा। वैसे ही यहाँ पे जो भोजन बनेगा उसके 3 चक्कर होते हैं, C3 चक्कर, C4 चक्कर और CAM चक्कर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं C3 चक्कर। देखो, इस चक्कर की खोज कैल्विन वैज्ञानिक है, उसने क्लोरेला नामक हरित शैवाल में की थी। ये एक शैवाल है, ठीक है, कैल्विन ने की थी क्लोरेला नामक शैवाल में, इसलिए C3 चक्कर को कैल्विन चक्कर भी कहते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, बनने वाला, बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस चक्कर में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, इसलिए इसे C3 चक्कर कहते हैं। भाई C3 चक्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला पदार्थ बनता है ना, वो बनता है PGA, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। तो C3 मतलब 3 कार्बन, और इसकी खोज कैल्विन ने की थी, कैल्विन चक्कर भी कहते हैं। ठीक है, अब PGA फिर आगे बदलता जाएगा ना, अलग अलग चीजें बनती जाएगी, लास्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, यानी भोजन मिल जाएगा। तो C3 चक्कर से भोजन बन जाता है। पूरा चक्कर मैंने नहीं लिखा है, मैंने केवल जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में वही लिखा है कि C3 चक्कर की खोज किसने की, दूसरा नाम क्या है, और इसमें पहला पदार्थ कौन सा बनता है, बस यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो C3 चक्कर में पहला पदार्थ कौन सा बनता है, PGA। अगला है C4 चक्कर। C4 चक्कर, तो सबसे पहले इस चक्कर की खोज किसने की थी, H.M. स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए इसे H.M. स्लैक चक्कर भी कहते हैं। और इस चक्कर में बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो 4 कार्बन वाला होता है, जिसका नाम है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे C4 चक्कर भी कहते हैं। अगला CAM चक्कर, इसका पूरा नाम क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। देखो, विशेष बात है, एक्चुअल में क्रेसुलेशियन क्या है, एक कुल है, एक मतलब एक कुल है, एक ग्रुप है जिसमें कुछ प्लांट आते हैं, मरुस्थलीय प्लांट। ठीक है, तो होता है क्या इसके अंदर, देखो कि यह चक्कर क्रेसुलेसी कुल के मरुस्थलीय पादपों में पाए जाते हैं। स्पेशल कंडीशन है, यह चक्कर क्रेसुलेसी कुल के मरुस्थलीय पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए रंध्र रात्रि में खुलते हैं, अतः इन पादपों में CO2 का प्रवेश रात्रि में होता है। अभी मुझे एक बात बताओ, मरुस्थल है, जल की तो वैसे ही कमी होगी। अब जैसे ये प्लांट है,
ये प्लांट है, ठीक है। इसमें जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल बाहर निकलेगा, अतिरिक्त जल। अब दिन के समय क्या होता है, धूप बहुत ज़्यादा होगी और मरुस्थल है, वैसे धूप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जल तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा भाई, वैसे मरुस्थल है, पानी वैसे कम है, तापमान वैसे ज़्यादा है, तो रात्रि के दिन के समय ना ये रंध्र बंद रहते हैं। तो इनमें अब रंध्र बंद होगा तो CO2 का प्रवेश कैसे होगा, और जब CO2 का प्रकाश का प्रवेश नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा। तो ये क्या करते हैं, रात्रि के समय अपने रंध्र खोलते हैं। रात्रि के समय रंध्र खोलेंगे तो स्पेशल कंडीशन होती है इनके अंदर, रात्रि के समय CO2 प्रवेश करेगा, ठीक है। तो उनके अंदर भोजन बनाने का ये वाला चक्कर होता है, CAM, क्रिस्टलेशन अम्ल उपापचय। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। हाँ जी, आगे देखो, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बाह्य कारक, दूसरा होता है या आंतरिक कारक। बाह्य कारक कौन से होते हैं, जो बाहर से सहायता करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, जैसे सूर्य का प्रकाश, CO2 की सांद्रता ना, CO2 कितनी ज़्यादा कम है, ऑक्सीजन है, ताप है, जल है, ये सारे सम्मिलित होंगे। आंतरिक में अंदर तो कौन होता है, क्लोरोफिल होता है भाई। तो इसमें क्लोरोफिल पर्णहरित एक महत्वपूर्ण कारक है भाई। आपने देखा ना अभी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, CO2 जल और यहाँ पे क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज यानी भोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। तो ये इनमें से CO2 है, जल है, सूर्य का प्रकाश, ये बाहर से मिलता है, तो ये बाहरी कारक है। और क्लोरोफिल तो पत्ते के अंदर होता है, तो ये आंतरिक कारक है, ठीक है। तो इन पर डिपेंड करेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, ठीक है, उनको एक बार आप लोग देख लीजिए। वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लक्षण। सबसे पहला, प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन उपचयन या रेडॉक्स। देखो, अपचयन उपचयन अभिक्रिया जो होती है इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। दूसरी बात, अपचयन को अवकरण भी कहते हैं और उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ये वाले नाम पे आप लोग ध्यान रखना। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स का मतलब है इसमें अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। तो इसमें अपचयन किसका होता है, उपचयन किसका होता है, तो ध्यान रखना, जल का होता है उपचयन, किसमें होता है, ऑक्सीजन में। और CO2 का होता है अपचयन, किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। सेकंड लक्षण है कि यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी का मतलब होता है वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। और आप लोग जानते हैं यहाँ पर देखो, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा मतलब ऊष्मा ही तो है, ठीक है। तो यह भी एक क्या हो गई, ऊष्माशोषी प्रक्रिया हो गई। अगला लक्षण है कि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। देखो, उपचयी अभिक्रिया क्या होती है, मैंने जब अपना ये जो कोर्स स्टार्ट किया था ना, तो पहले ही क्लास के अंदर मैंने ये बातें आपको बताई थी। क्या बातें बताई थी कि हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ उपापचय क्रियाएं चलती रहती है, मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं चलती रहती है सजीवों में। अब ये मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती है। पहली होती है उपचयी, जिसे बोलते हैं एनाबॉलिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक। और एक होती है अपचयी, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो उपापचय क्रिया दो प्रकार की, उपचयी और अपचयी। उपचयी में क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है निर्माणकारी होती है, यानी इनमें किसी न किसी चीज का निर्माण होगा। और ये विघटनकारी होती है, यानी इनमें कुछ ना कुछ टूटेगा, इनमें पदार्थ टूटता है और यहाँ पर पदार्थ बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर CO2 और जल से क्या ग्लूकोज नहीं बन रहा है क्या, अरे बन रहा है ना। तो ये निर्माण कार्य अभिक्रिया है, संश्लेषण कार्य अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयी अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, नीचे लिखा भी है कि CO2 तथा जल से शर्करा यानी ग्लूकोज C6H12O6 का क्या होता है, संश्लेषण होता है। आगे देखो, यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रम है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब उस रासायनिक ऊर्जा को वापस प्रकाश ऊर्जा में बदलना ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रम हो गया, भौतिक रासायनिक प्रक्रम यहाँ पर हो चुका है। क्लियर है भाई। आगे देखो, अब ये हो गया आपका, पेड़ पौधे ने भोजन बना लिया स्वयंपोषी से। लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें स्वयंपोषी विधि नहीं होती है, यानी वो स्वयंपोषी पादप नहीं होते हैं, स्वयंपोषी नहीं होते हैं, वो परपोषी भी हो सकते हैं।
मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था ओवरव्यू में, और ये चीज़ यहाँ पे काम देगी और वास्तव में काम देगी। अब कैसे, आपको पता है पोषण की दो विधि होती है, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी में क्या होता है, पादप अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन क्या होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है। और परपोषी में वो आएंगे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें, या कुछ कवक, कुछ शैवाल ऐसी भी होती है जिनमें, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं सॉरी, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो स्वपोषी तो करेंगे नहीं, कुछ अलग विधियां होंगी। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियां, कुछ पादप ऐसे भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, कि इसलिए ये पादप भोजन प्राप्ति हेतु विषम पोषी प्रणाली अपनाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो खुद का भोजन खुद नहीं बनाएंगे, तो विषम पोषी प्रणाली अपनाएंगे। अब विषम पोषी के अंदर 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, प्राणी संभोजी पोषण, या तो ये वाला अपनाएंगे, परजीवी या ये वाला अपनाएंगे, सहजीवी ये वाला अपनाएंगे, ये मर्तोपजीवी ये वाला अपनाएंगे। अब ये चारों ही आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग के अंदर। देखो आप लोग स्टार्टिंग में देखना, ये चारों ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रुकना 1 मिनट। हाँ जी, देखो परपोषी पोषण अपनाएंगे 4 तरीके से। प्राणी संभोजी, यहाँ पर देखो मैं आपको बता चुका हूँ। प्राणी संभोजी के अंदर देखो जो प्लांट है कौन सा अपनाएंगे। प्राणी संभोजी के 3 होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। तो मांसाहारी के अंदर आ जाएंगे जैसे कीट बक्सी पादप, ठीक है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये विषमपोषी प्रणाली अपनाएंगे। कौन सी, प्राणी संभोजी, उसमें भी कौन सी, मांसाहारी वाली कैटेगरी है ना, वेनस फ्लाई ट्रैप, गठपादप। कल मैंने इसका आपको वीडियो में चला के बताया था, गठपादप का, ड्रोसेरा का, ठीक है। परजीवी के अंदर भी देखो होता है, परजीवी के अंदर भी होता है भाई, जैसे अमरबेल है, कस्कुटा, ठीक है। तो परजीवी वाली प्रणाली अपनाएंगे। अमरबेल आपने देखा ना, पेड़ पौधे के लिपट जाती है, उसको सुखा देती है, जिस पेड़ की ये लिपटी रहती है। सहजीवी वाली भी अपनाती है। सहजीवी के अंदर देखो जैसे कि लाइकिन आ गया, इसके अलावा ये देखो लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर होता है राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। ये वाली प्रणाली अपना सकते हैं। ये फिर ये माइक्रोराइजा वाली। मर्तोजीवी के अंदर भी होता है, जैसे मोनोट्रोपा है, पुष्पीय पादप है, कुछ कवक होती हैं, छत्रक होती हैं, ठीक है। तो जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो विषम पोषी प्रणाली अपनाएंगे। कौन कौन से अपनाएंगे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई। आगे देखो, हाँ जी, तो ये आपका हो चुका है, ठीक है, अन्य विधियां हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, प्रकाश संश्लेषण में पादप ने क्या बनाया, भोजन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या पेड़ पौधों से हमें केवल कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है? आपको पता है प्रोटीन भी पदार्थ होते हैं, प्राप्त होता है। जैसे आपने सुना है ना, दाल वाली फसल से प्रोटीन प्राप्त होता है ना। तो ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा फिर? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन देखने वाले हैं कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। हम जानते हैं कि पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, यानी उनमें नाइट्रोजन होगा। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब प्लांट नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करेंगे भाई? ये भी तो उनका पोषण हो गया ना भाई, प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन जरूरी है। अब नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करेंगे? और मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है 78%, लेकिन सीधे नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकते, ठीक है। पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनियम के रूप में अवशोषण करते हैं, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम में बदलना कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये काम कौन करते हैं? राइजोबियम जीवाणु वगैरह करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके अलावा जो किसान लोग खेतों में जो खाद उर्वरक देते हैं उनमें नाइट्रोजन होते हैं, वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्राप्त करेंगे। तो साफ साफ लिखा है कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण विधि द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके विभिन्न यौगिकों में बदलकर मृदा में
निर्मुक्त कर दिया जाता है, मृदा में मिला दिया जाता है। अब ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी मैंने जो भी बोला था आपसे वही बात है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, सीधा अवशोषण नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन को इसके विभिन्न यौगिकों में बदला जाएगा, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम। किसके द्वारा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। फिर ये मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। फिर जब मिट्टी से जल का अवशोषण होगा उस जल के साथ ही मिल जाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है विलेय पदार्थ। विलेय क्यों बोला है? देखो, एक शब्द होता है विलयन। विलयन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, विलायक प्लस विलेय। विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। अब जैसे मिट्टी में इसको मिला दिया है, ठीक है, पेड़ की जड़ें है ना, वो किसका अवशोषण करेगी? जल का। और जल के साथ ये आ जाएगी, जैसे नाइट्रेट आ गया, ठीक है, नाइट्रेट आ गया तो जल ज़्यादा होगा, जल विलायक होगा। नाइट्रेट कम होगा, नाइट्रेट विलेय होगा। तो जल और नाइट्रेट का क्या बन गया? एक विलयन बन गया। इसका अवशोषण करेंगे तो इस विलयन में विलेय कौन है? नाइट्रेट है। यानी जो नाइट्रोजन के जो उत्पाद हैं, नाइट्रोजन के यौगिक है जिनमें बदला है, वो क्या है? विलेय है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण विधि द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके विभिन्न यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त यानी मिला दिया जाता है। अब ये विलेय पदार्थ यानी कम मात्रा में होंगे जल में, पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके अलावा और क्या तरीका है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस तरह भी पादप नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। क्लियर है भाई? आगे देखो, अब इसके बाद क्या होगा कि पादप होते हैं वो खाद के अन्य संघटक जैसे प्रोटीन में वसा का क्या कर लेंगे? संश्लेषण। क्योंकि प्रोटीन वसा में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। तो अब ये आराम से प्रोटीन वाले पदार्थ बना लेंगे, नाइट्रोजन वाले पदार्थ बना लेंगे। ठीक है भाई? अगला टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। वैसे जो आपको पता है पादप कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था सभी पेड़ पौधे स्वयंपोषी पोषण नहीं करते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, जैसे आपके कीटभक्षी पादप है, अमरबेल है, आपका मोनोट्रोपा है। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। तो पोषण के आधार पर दो प्रकार के होंगे, स्वयंपोषी पादप, विषमपोषी पादप। स्वयंपोषी वो होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और विषमपोषी जैसे कुछ प्राणी संभोजी होंगे, कीटभक्षी है ना, यूट्रिकुलोरिया है, ड्रोसेरा है, आपका गठ पादप जिसे गठपर्ण या पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। आपके परजीवी होंगे, ठीक है, जैसे अमरबेल वगैरह है। सहजीवी भी होंगे जैसे आपके लाइकेन वगैरह है ना। इसके अलावा जो माइकोराइजा बनाते हैं, लेग्यूमिनिसिकुल वाले पादप, मर्तोपजीवी भी होते हैं आपके। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए पोषण के आधार पर। आगे अगला पॉइंट देखते हैं अपन पोषक तत्व। ठीक है, देखो मैंने सीधा बुक की PDF ले ली है क्योंकि बुक में अच्छा खासा लिख रखा है, ज़्यादा काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सीधी बातें लिखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है केवल वो आपको बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। पोषक तत्व सुनो भाई, देखो पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत है, बिल्कुल है भाई। जो भी परपोषी होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। बीजांकुर के बाद जब बीज का अंकुरण होगा उसके बाद क्या बनेगा? नवोद्भिद। देखो नवोद्भिद का मतलब होता है जैसे बीज उगेगा, उगने के बाद जो सबसे पहले जो छोटा सा प्लांट होता है ना उसे क्या बोलते हैं? नवोद्भिद। तो बीजांकुर के पश्चात नवोद्भिद पादप जो होता है मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और फिर बड़े होते हैं। पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और पौधों का स्वस्थ रूप से बढ़ना न केवल पादप जगत परंतु जंतु जगत के लिए भी अति आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जो अन्य प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जब पेड़ कैसे बनेगा? बीज का अंकुरण होगा, नवोद्भिद बनेगा, वो मृदा से अपना पोषक तत्व लेगा। ठीक है, अब यदि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो प्लांट नहीं बनेगा, प्लांट नहीं बनेगा तो फिर अन्य जंतुओं को दिक्कत आ जाएगी। तो पेड़ पौधों का बड़ा होना सभी के लिए जरूरी है। क्लियर है? अब पादप के सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता के अनुसार कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए प्लांट को मृदा से पोषक तत्व, ये कम मात्रा में चाहिए, इस आधार पर दो भागों में बांटा जाता है भाई। या तो प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए कोई पोषक तत्व, ये कम मात्रा में चाहिए। ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसे बोलते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व। वृहत का मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए भाई। एक होता है सूक्ष्म मात्रिक, कम मात्रा में चाहिए। अब वृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? बस आपको ये नाम याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। वृहत मात्रिक पोषक तत्व, पहली बात तो इनकी मात्रा देख लेते हैं। वृहत मात्रिक पोषक तत्व वे तत्व हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है।
कितनी मात्रा में? लगभग 0.2% से 4% तक। ठीक है, पौधों के उत्तकों में यदि जो भी उत्तक है उसमें यदि टोटल मैं परसेंटेज निकालूं उसमें से 0.2% से 4% तक वृहत मात्रिक पोषक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से? ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। गंधक का मतलब होता है सल्फर। क्या मतलब होता है इसका? सल्फर। ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब ये वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को भी दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन आएंगे? नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी ये जरूरी है। मैंने बोला नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, इनकी कमी से पर ना दिक्कत हो जाएगी आपको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, ये भी जरूरी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से जल एवं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। भाई जल लेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा, CO2 लेगा तो कार्बन ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये तो जनरली मिल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों की पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यल्प यानी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। परसेंटेज देखें तो इनकी उपस्थिति 0.2% से भी कम होती है। ठीक है ना, लेकिन इतनी अत्यल्प मात्रा में भी इनकी उपस्थिति होना पादप के लिए आवश्यक है, जरूरी है। अर्थात इनकी अत्यल्प मात्रा भी पौधों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करती है। यानी ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए बहुत कम अमाउंट में। इसका मतलब ये नहीं है नहीं हो तो भी काम चलेगा, नहीं, प्लांट की वृद्धि नहीं होगी फिर। ठीक है, यदि किसी भी तत्व की कमी हो गई तो पादप बीमार हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। ठीक, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं? जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। मोलिब्डेनम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है भाई, तो ये अत्यंत सुलभ मतलब अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में कौन कौन से तत्व चाहिए और ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से चाहिए, कितना परसेंटेज है, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, और यदि आप लोग ये भी जानना चाहते हैं ना कि किस तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या काम होता है, तो 11th क्लास की बायोलॉजी में दे रखे हैं। ठीक है, यदि आप लोग चाहिए तो मेरे पास इसकी लिस्ट है, मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम पर मैं इसको PDF बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट अपन इस चैप्टर का, इस टॉपिक का फिनिश करते हैं इस वैज्ञानिक के परिचय के साथ। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ? देखो, आपको पता है बुक लगातार चेंज होती जा रही है, तो अभी जो लेटेस्ट बुक अपडेट होके आई है ना, उसमें क्लास 7 के अंदर भी ये वाला टॉपिक दे रखा है, पादपों में पोषण। अब उसे मैंने पढ़ के देखा था, जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारी बता चुका हूँ। बस एक ये छोटा सा परिचय किसी वैज्ञानिक का, ये कहीं भी है ना मिला नहीं था और बुक में, इसी में मिला है, तो मैंने इसको अलग से आपको बता दिया है। बाकी सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या देखो, विश्व भर में अनेक वैज्ञानिकों ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में योगदान दिया है। भारत में जो वैज्ञानिक है उसका नाम है रुस्तम होरमुज़्ज़ी दस्तूर ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। वे एक पादप विज्ञानी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1921 से 35 तक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे, अब क्या ये अब विज्ञान संस्थान मुंबई है ये, में वनस्पति विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर जल की मात्रा, तापमान के प्रभाव का अध्ययन किया और इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल, तापमान, प्रकाश के रंग के महत्व की जांच की। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये नाम याद रख लेना, भारत की तरफ से कौन सा वैज्ञानिक था। ठीक है, रुस्तम होरमुज़्ज़ी दस्तूर, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये छोटा सा वैज्ञानिक का परिचय दे रखा है अलग से, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जितनी भी बातें हैं वो सारी इंक्लूड हो चुकी है अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है भाई, तो देखो ये ना काफ़ी सारी बुक में दे रखा है ये वाला टॉपिक। आप लोग क्लास 6 की जो RBSc बुक देखेंगे, अभी जो पहले चलती थी उसके अंदर, क्लास 7 की जो NCERT देखेंगे पुरानी वाली और जो अब आ गई वो, इसके अलावा क्लास 9th की जो साइंस की बुक देखेंगे RBSc वाली पहले वाली, इसके अलावा क्लास 10th की NCERT देखेंगे उसमें दे रखा है, क्लास 11th की बायोलॉजी में भी दे रखा है। तो सभी बुक में से मैंने सारा कंटेंट इकट्ठा करके और इसको एक अच्छे से सीक्वेंस में लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको करवा दिया है। ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट है। कैसी लगी क्लास, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भाई। ठीक है, और अब इस क्लास की PDF टेलीग्राम पर मैं जब तक नहीं डालूंगा जब तक बच्चों के कमेंट नहीं आएंगे। जब वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे ना तभी आपको ये PDF मिलेगी। ठीक है, अभी आप लोग देखते हैं बच्चे शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं, तो फिर क्या ही फायदा।
ठीक है भाई, तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, आपके लाइक का। देन अपन PDF को अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।